गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव ESCNIC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। कक्षा 10 है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। ये कक्षा 10 समाज विज्ञान है। ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो पाठ चल रहा है, ये उसी का भाग है जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। राष्ट्रवाद समझ ही रहे हैं आप, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम कि किस तरीके से लोकतंत्र राष्ट्रवाद के रूप में उभरा हुआ है। और हम कक्षा 9 में बताए थे कि नहीं 2000 तक लगभग देशों में, पूरे विश्व के देशों में लोकतंत्र हावी हो गया है। उसमें भी यूरोप की बात चल रही है, क्योंकि धन कमाने की बात या धनी बनने की बात और अधिक से अधिक देशों पर कब्जा की बात केवल यूरोप में ही था। एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोनों में था, लेकिन ये जो पूर्वी देश हैं इनमें वो होड़ नहीं थी कि हमको धनी बनना है, हमको पूरे विश्व पर कब्जा करना है, ऐसी बातें नहीं थी। पूरे विश्व पर कब्जा करने की बात वो पश्चिमी देशों में थी, जो कि हमेशा व्यापार करके अन्य देशों पर पैसा कमा करके अधिक से अधिक धन एकाधिकार करके, एकाधिकार का व्यापार करके जो है वह धन कमा करके एक से एक होड़ लगी हुई थी किसकी, वह धनी बनने की, विश्व पर कब्जा करने की, विश्व का पताका अपने हाथ में फहराने की बातें कर रहे थे लोग। जैसे कि उसमें ब्रिटेन नंबर 1 पर था, इसके बाद शेष अन्य देश जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूरोप है ना, इटली है, रोम है, ठीक। ये तमाम देश जो है कि वहाँ चूँकि देखिए जो बगल का वातावरण होता है ना, वैसा ही अगल बगल हर जगह होता है। जैसे जर्मनी, फ्रांस जस्ट अगल बगल हैं, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड जस्ट उन्हीं के समकक्षी देश हैं, है ना। पुर्तगाल भी है, स्पेन भी है, स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है ना, डेनमार्क भी उसमें भाग ले रहा है। जिसे पुनर्जागरण काल में आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध, है ना, और प्रसा फ्रांस युद्ध, ये आपको मिलेगा। ऑस्ट्रिया प्रसा और फ्रांस युद्ध है, फिर ये युद्ध है। कब है कि जर्मनी के एकीकरण में है, इटली के एकीकरण में है, इसके बाद हुआ है। तो हम बताएंगे जस्ट अभी इसी के बाद जो है वह इटली का एकीकरण हम पढ़ाएंगे। पहले आप छोटे छोटे युद्धों को, उन मानसिकताओं को आप जान जाएंगे कौन कौन कहाँ से है। जैसे विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जो यूरोप महादेश में हैं, जैसे देख लो ये ग्लोब आपका हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा है, ये ग्लोब आपका बन गया है ना। ग्लोब में जो भी ये देशांतर रेखाएं आपको मिल रही हैं, ये देशांतर रेखा से जो है ये वैकल्पिक रेखाएं हैं, जिससे कि हम पृथ्वी के हर आकार को निश्चित करते हैं, कौन कहाँ है, कैसे है, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपको ग्लोब बन गया। अब ग्लोब में एक बीच में भूमध्य रेखा है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। आप देख लो यहाँ जो है ये उत्तरी अमेरिका है ना, और यहाँ पर जो है ये दक्षिणी अमेरिका है। आप देख लो यहाँ पर एशिया महाद्वीप है, ठीक है ना, और बीच में जस्ट इसी के बगल में जो है यहाँ यूरोप है, जो छोटा सा भाग है इसका ना। यूरोप में छोटे छोटे ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ठीक। इस तरह से ये पोलैंड, अरे यहाँ वो पुर्तगाल है, यहाँ स्पेन है, ये फ्रांस वाला भाग है, इसके इस तरह से हुआ है। इसके नीचे ये है जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया, बीच में ये बाल्टिक सागर बह रहा है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे देश हैं जिसमें, तो देख लो ये है
ब्रिटेन, ये लंदन है, इंग्लैंड कर लेते हैं, इंग्लैंड है ना, ये जर्मनी है, ये पोलैंड है, ठीक ना, ये फ्रांस है, ये समझ जाओ। यहाँ ये तो ये है, यहाँ पुर्तगाल है, पुर्तगाल है। हमारे कहने का मतलब ये है कि यूरोप वाला भाग हम पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ा रहे हैं ना, इसी को आप पढ़ रहे हैं। यूरोप में ये भाग पढ़ रहे हैं आप, यही भाग है। इसमें आप पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हो गया। तो राष्ट्रवाद का निर्माण देख लो, 18वीं सदी में प्रारंभ होता है, 18वीं सदी में प्रारंभ होता है। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये तमाम देश हैं। 18वीं सदी से पहले ही जो है ये राष्ट्रवाद की घोषणा हो चुकी थी। इसके बाद से अन्य जो देश हैं जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी है, ऑस्ट्रिया हंगरी जो है और जर्मनी की जस्ट करीब बताया ना कि ये ऑस्ट्रिया है, जर्मनी के बाद यहाँ पर ये ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया, ठीक। ऑस्ट्रिया के बगल में ही ये हंगरी है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर भाषाओं का भी उपयोग हुआ है। जैसे जैसे वो देश बटे हुए हैं उनकी भाषाएं भिन्न भिन्न हैं। जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के हर प्रांत में लगभग भाषाएं वह कुछ न कुछ बदली हुई हैं। देखिए अधिकतर मात्रा में हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी जो है वह लिखित भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं और हिंदी जो है बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि देखो इसमें यह यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में ये भाषा का प्रभाव पड़ा हुआ है। भाषा के प्रभाव में जो है यह हंगरी देख लो, मैगियार भाषा बोलते हैं यहाँ के लोग। हंगरी के लोग क्या बोलते हैं? मैगियार भाषा, ठीक ना। तो और जो जगह यहाँ पर हैं, यहाँ पर अन्य जगह जो है जो शासन जर्मनी पर जो था वह हैब्सबर्ग था। हैब्सबर्ग के लोग जो कुलीन थे वे अधिक से अधिक जो है जर्मनी भाषा का ही प्रयोग करते थे। क्या करते थे? जर्मनी में जो भाषा चलती थी उसी का प्रयोग करते थे। और से उनके जो कार्यभार की जो भाषा थी वह फ्रेंच थी, है ना। जो कार्यभार की जो भाषा है वो फ्रेंच है। उस फ्रेंच के माध्यम से शासन चलाते थे, अपनी बात को रखते थे, कागजी कार्रवाई करते थे। और 18वीं सदी में लगभग जो है कि वह वयस्क मताधिकार हर वर्ग को था, ठीक ना। हर वर्ग में वयस्क मताधिकार का अधिकार जो था वो प्राप्त था। लेकिन बाद में जो चल के जो है देख लो, जैकोबिन शासक के समय में जो था यह सभी वयस्क पुरुषों को मत डालने का अधिकार प्राप्त था। न तो महिलाओं को था न तो अन्य वर्ग को। लगभग समझ जाइए कि इसमें जो वर्ग अधिक धनी है उसको वोट डालने का अधिकार था, जो काफ़ी गरीब है उसको वोट डालने का अधिकार था ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि इस ज़माने में तो पुरुषों को वयस्क मताधिकार था, लेकिन आगे चल के जो नेपोलियन आया, तो नेपोलियन के समय में जो था वो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार था ही नहीं। महिलाओं को वोट डालने का मतलब यह था कि उनको नेपोलियन सरकार ने इस बात को कहा कि नहीं, महिलाएं जो थी पिता पर निर्भर और जब अपने घर जाती हैं तो पति पर निर्भर हो जाती हैं, इसलिए उनको मत डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ तक ये था। मैं बता रहा हूँ, अगले वीडियो में कक्षा 9 वाले में बताया था कि नहीं, वयस्क मताधिकार जिस देश में वह वयस्क मताधिकार जब प्राप्त हुआ है उसी समय से हम उसको राष्ट्र घोषित करते हैं, तो लोकतंत्र की घोषणा करते हैं। और जिस देश में राष्ट्रवाद उसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है वह तब तक जो है राष्ट्रवाद नहीं घोषित किया जा सकता है जब तक वयस्क मताधिकार उनको प्राप्त नहीं होगा। तो देख लीजिए वयस्क मताधिकार जिनको प्राप्त है कब? जैकोबिन के शासन में जो है वह वयस्क पुरुषों को था, महिलाओं को नहीं था, ठीक ना।
इस वैश्य मताधिकार को लेकर के बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई पूरे विश्व में, ठीक है ना। धनी वर्ग जो था वो जो थे निम्न वर्ग के जो लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था। किसको दिया था? जो ये थे कुलीन वर्ग थे, पादरी वर्ग थे, सामंती वर्ग थे, उनको जो है वोट डालने का अधिकार था, शेष लोग को वोट डालने का अधिकार नहीं था। और कुछ देशों में मैंने बताया था कि नहीं, कुछ देशों में जो है वोट डालने का अधिकार किसको है? जो बड़े पेट वाले हैं, है ना, जिसका लाद निकला हुआ है, उनको वोट डालने का अधिकार था। लेकिन ये कोई वैल्यू नहीं रखता है, वो तो उनके बात के ऊपर निर्भर करता है, उस शासन के ऊपर निर्भर करता है कि नहीं वोट डालने का अधिकार किसको देगा, ठीक है ना। मैंने यूरोप में ही सब कुछ सीखा है। यूरोप वासियों ने धन कमाना, पश्चिम वासियों को पूर्व के देशों को सिखा दिया कि धन कैसे कमाया जाता है, कैसे मेहनत की जाती है, इन्होंने सिखाया, ठीक है ना। तो 18वीं सदी में ये सारी बातें जो है आपको मिलती रहें और आपको व्यापार, शासन की बागडोर कैसे कैसे मिलेगा, ये सारी बातें आपको। हमारे कहने का मतलब यह है, देख लीजिए, ये जो विश्व के जो देश हैं लगभग एशिया यूरोप महाद्वीप के, उनमें उस शासन के सत्ता में, उस राष्ट्र निर्माण में लंबार्डी और वेनेसिया जैसे जो देश थे, वे इटली भाषी प्रांत भी उसमें शामिल थे। कहने का मतलब ये है कि जो शासन जो चल रहा था, है ना, वहाँ पर जो है अनेक भाषाएं हैं, तमाम भाषाएं अलग अलग हैं, ठीक है ना। उसमें कुलीन वर्ग जो है वह जर्मनी की भाषा बोलता है और यह मध्यम वर्गीय है, यह अनेक अनगिनत भाषाएं बोलता है। हंगरी बताए थे कि मैयार बताए थे, मैग्यार वह भाषा बोलता है, और ऑस्ट्रिया और हंगरी यह दोनों यह फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जर्मनी की भाषा बोलते हैं। कामकाज तो फ्रेंच भाषा में होता है, ये उच्च वर्ग के लोगों की भाषा है। लेकिन जो उस ऑस्ट्रिया और हंगरी की जो भाषा है वह कौन है? जर्मनी की भाषा है। जो जर्मनी के लोग, अधिकांश लोग बोलते हैं, वही जो है। कहने का मतलब कि यह है कि उस समूह में जो है यह लंबार्डी और वेनेसिया जैसे देशों में शामिल भाषी प्रांत भी शामिल थे। कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग देख लीजिए। अब कुलीन वर्ग का मतलब यह है, आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं, कुलीन वर्ग में वह पादरी वर्ग आता है, सामंती आते हैं। सामंती तो अलग एक वर्ग ही है। तो लगभग जो है उस यूरोप महाद्वीप में कुलीन वर्ग जो है शासन करता है, और मध्य वर्ग जो है यह क्या करता है? मध्य वर्ग में आते हैं मजदूर आते हैं, किसान आता है, और इसमें अध्यापक आते हैं, वकील आता है, व्यवसायी, व्यापारी, सारे लोग आते हैं। जो कर की भागीदारी है ये कर मुक्त है ना। कुलीन वर्ग और सामंत वर्ग क्या है? सामंत वर्ग जो है यह कर मुक्त है ना। इसमें अधिक से अधिक किसान हैं, किसान है और किसान सारा कार्य करता है, और उसमें जो उच्च वर्ग है यह कर मुक्त है, यह कर देता है। इसमें हमारे कहने का मतलब यह है कि इनकी भाषा, जो राष्ट्रीय भाषा है वह फ्रेंच है, ठीक। और इनकी भाषा जो अनेक भाषाएं हैं, जैसे जैसा वह भाग है वैसी भाषाएं हैं। इटली वाले जो प्रांत है, प्रसा भी इसमें बताया नहीं, प्रसा यहाँ पर है। प्रसा एक महाशक्तिशाली राष्ट्र है, वह छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। हमारे कहने का मतलब जैसे जर्मनी है ना, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण जो हुआ है, उसमें छोटे छोटे जो राज्य हैं वह उनको मिला दिया गया है। जैसे देख लो, ये छोटे छोटे जो राज्य हैं, है ना, इसको जब मिला करके एक कर देंगे तो ये एकीकरण हो जाएगा, एकीकरण ना, एकीकरण हो गया। इसी में एक प्रसा है, क्या है?
प्रसा है। प्रसा जो है बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे लग रहा था कि जर्मनी का जब एकीकरण होगा तो यह प्रसा के नाम से होगा। जिसे आज जर्मनी का नाम दिया जा रहा है वैसे प्रसा का नाम होता। लेकिन बिस्मार्क विलियम प्रथम का जो है वह प्रधानमंत्री बनता है और वह जो है कहता है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि प्रसा के रूप में यह एकीकरण हो। जब भी होगा तो जर्मनी के नाम से ही होगा। इस तरीके से राष्ट्र की भावना जागती है और वह जो है स्वयं यह प्रसा को न करके धीरे धीरे ऑस्ट्रिया प्रसा मिला करके वह फ्रांस से युद्ध कराता है और बाद में प्रसा फ्रांस होता है, युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध होता है। फिर जब ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध होता है तो उसके बाद जो है फ्रांस और प्रसा युद्ध होता है। क्योंकि ऑस्ट्रिया और फ्रांस में जब युद्ध होता है तो प्रसा जो है शक्तिशाली है, वो जीत जाता है और फिर बाद में जो है ये बिस्मार्क जो है वह युद्ध करा देता है प्रसा से। प्रसा से जो है कराता है। इसके बाद प्रसा जो है वह फ्रांस को हरा देता है। ठीक ना? जब हरा देता है तब इसके बाद जो है जर्मनी वह ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में जो है यह मतभेद पैदा करता है और दोनों लड़ जाते हैं। इसके बाद पूरा जर्मनी का एकीकरण इस पर हो जाता है। ठीक ना? यह कक्षा 10 के सिलेबस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। चूँकि और सारी बातें कुछ गहराई की बातें हैं जो कि सिलेबस से बाहर हैं, वह सारी बातें इसमें नहीं आएंगी। इसलिए आप सीधे सीधे उस लेक्चर के रूप में देखिए कहाँ से क्या होता है। इसमें अधिक से अधिक बताया ना किसान है, इसीलिए आंदोलन होता है और बाद में जो है वह राजशाही व्यवस्था समाप्त होती है। देख लो इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी मेन मुद्दा ऑस्ट्रिया हंगरी है। इसके बाद प्रसा है। ये सब जो है जर्मनी एकीकरण के रूप में एक में लाती है जर्मनी। ठीक ना? तो जर्मनी का एकीकरण के रूप में ये लिया जाता है। वह पास में लड़ाता है, जर्मनी लड़ाती है और इसके बाद जो है अंत में यह बगल में यह फ्रांस है, फ्रांस से युद्ध कराती है। ठीक ना? और इससे जो है यह मिला लेती है एक में। ठीक? कहने का मतलब ये है कि कुलीन वर्ग, मध्यम वर्गीय वर्ग, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण यह व्यापार के लेके हुआ है। धनी बनने की होड़ लगी हुई है। इस तरीके से यह यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण जो है आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में कल जो है मैं वह इटली का एकीकरण के बारे में जो है डिस्कशन किया जाएगा और आप तब तक इसको दोहरा करके कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि आपको भारत में राष्ट्रवाद का उदय पाठ समाप्त कर दिया गया, जिसमें कि सारे आंदोलन हैं। उस आंदोलन का PDF जो है भेजा जाएगा और उसको देख करके आप अपने सिलेबस को लिख लेंगे, है ना? जो क्वेश्चन भेजा जाएगा उसको आप अपने कॉपी पर फेयर पर जो उसको लिख लेंगे। इसी के साथ जो है आज का इस क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।